जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, सबसे पहले तो आप सभी लोग जो है वह वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके जितने भी मित्र मंडली हैं सबके साथ एक बार लिंक को कॉपी करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो सबसे पहले शेयर करिए आप लोग, ठीक है। और वीडियो को बिना देखे ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतने दिन में तो शायद इतना तो मैंने भरोसा बना लिया होगा आप लोगों के साथ में कि कंटेंट के मामले में अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। तो रात के 9 बजे सोना नहीं है, पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, चलिए। अगर आप लोग कहें तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। तो लेकिन भैया सबसे पहले आप लोग जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी मित्र मंडली हैं आप लोगों के, एक बार आप लोगों से निवेदन है भैया कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। आज के प्रश्न जो हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज के प्रश्न जो हैं यूपी के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे कि किसी के एग्ज़ाम में कोई आरओ एग्ज़ाम में का आया हुआ है, ठीक है, या कोई अदर एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ज़्यादातर यूपी के एग्ज़ाम में क्या होता है कि अदर एग्ज़ाम के, मान लिया जैसे आरओ जैसे बड़ा पद है तो इन्हीं के प्रश्न उठा के प्रीवियस ईयर जो छोटे लेवल होते हैं उन्हें पूछने लगते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग अपना कि अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य के समय, ठीक है, बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, दौलत खान या हसन खान? आप लोगों को पता है कि जैसे कि बाबर भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक, अगर आपसे पूछा जाए भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। ठीक है, लेकिन बाबर को भारत में आने के लिए आमंत्रित किसने किया था? तो देखिएगा, उस समय एक सूबेदार था दौलत खान लोधी। लोधी वंश का शासक था, मतलब सूबेदार था, जिसका क्या नाम था? दौलत खान लोधी था। तो सही ऑप्शन तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ में मेवाड़ का राजा था, मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने। किसने? राणा सांगा ने। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था? बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। इन दोनों की ये सोच ये थी कि जैसे कि बाबर, जैसे तैमूर लंग जो था ना, वो भारत में आया था, भारत को लूट कर वापस चला गया था। तो सेम इन लोगों की भी यही सोच थी कि बाबर आएगा और लूट लाट कर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में, कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। किसके किसके मध्य में? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, उसने इब्राहिम लोदी की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर भारत में मुग़ल सत्ता को स्थापित कर लिया और अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर दी कि आगे आने वाले समय में उसने पूरा एक वंश ही पूरा स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दूसरा प्रश्न है हमारा कि डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? मीना कौशिक, जोनाथन पेरी, बी.डी. त्रिपाठी या रॉन बेरेट? बताइएगा कि डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही आंसर आप लोगों का जल्दी से क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा जोनाथन पेरी। कौन हो जाएगा? जोनाथन पेरी के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? डेथ इन बनारस है। इन्होंने और भी पुस्तकें लिखी हैं, कास्ट एंड, एक और इनकी पुस्तक है, लिख लीजिएगा, कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा। ठीक है, ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जोनाथन पेरी के द्वारा लिखी गई है। इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोलिज्म और क्लासेस ऑफ लेबर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ें तो सही आंसर बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट? बताइएगा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा तीसरे प्रश्न का? तो देखिएगा, तीसरे प्रश्न का सही आंसर बच्चा हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो सही ऑप्शन तो बी ऑप्शन हो गया। लेकिन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का।
किसका होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो बासिंग पाउडर, ठीक है, बासिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है खाने वाला सोडा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम सॉरी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। तो सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चौथा प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत की राजधानी कहाँ है? सिडनी में, ब्रिस्बेन में, मेलबर्न है या पर्थ है? देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो आप लोगों को पता है कैनबरा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जैसे ये भारत में अलग अलग राज्य हैं, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग प्रांत हैं, तो उनकी भी राजधानियाँ कई बार पूछी जाती हैं। तो बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो न्यू साउथ वेल्स है, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स प्रांत है, इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो कैनबरा है, याद रखना आप लोग। किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया ही महाद्वीप में है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा बेटा सिडनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत की राजधानी सिडनी है। तो ब्रिस्बेन किसकी राजधानी है? तो वहाँ का एक प्रांत है क्वींसलैंड। क्या है? क्वींसलैंड, ठीक है। क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी है। मेलबर्न जो है वो विक्टोरिया प्रांत की राजधानी है, ठीक है, सारे प्रांत हैं वहाँ के। और पर्थ किसकी राजधानी है? तो पर्थ है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कैनबरा है वो किस प्रांत में है, तो मैंने आप लोगों को ये प्रश्न पढ़ाया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा या आप लोग बाद में सर्च करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कान्हा, संजय दुबरी, बांधवगढ़ या अमनगढ़? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो बताइएगा कौन सा बाघ अभ्यारण्य जो है बेटा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है बेटा? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? बिजनौर जिले में। कहाँ पर है बेटा? बिजनौर जिले में है, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो एक तो है दुधवा टाइगर रिजर्व। कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है? तो अमनगढ़ है। तीसरा कौन सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और चौथा कौन सा है? तो अभी जल्दी से बनवाया गया है, कौन सा? चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, उत्तर प्रदेश का चौथा है और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। तो सही आंसर याद रखिएगा, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा महाराज लोग। छठा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब एक तरफ देखिएगा पशु हैं, ठीक है, ये पशु हैं और ये इनकी नस्ल हैं। गाय की देवनी, बकरी, बरबरी, भैंस, भदावरी या भेड़, गिर। बताइएगा कि कौन सी नस्ल जो है वह सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइएगा। छठे प्रश्न का बच्चा सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर देखिएगा वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा आप लोग और शेयर भी कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी जुड़कर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिएगा गाय जो है, गाय की नस्ल होती है देवनी, बिल्कुल सही है। बकरी की नस्ल होती है बरबरी, ये भी सही है। भैंस की नस्ल होती है भदावरी, लेकिन भेड़ की नस्ल जो होती है वो गिर नहीं होती है। गिर किसकी होती है? तो आपने सुना होगा गिर गाय की नस्ल होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि भेड़ वाला जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का इसका सही है। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है हमारा
कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे? देखिएगा, महात्मा गांधी, बीएस मुंजे, भीमराव अंबेडकर या सीबाई चिंतामणि। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उनमें किसने भाग लिया था? ठीक है, बताइएगा। तो देखिएगा, महात्मा गांधी जी ने किस में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और इन्हीं के साथ, महात्मा गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन गई थी? तो महिलाओं की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गई थी? सरोजनी नायडू गई थी कांग्रेस की तरफ से। और साथ में एनी बेसेंट भी गई थी। कौन गई थी? एनी बेसेंट। लेकिन एनी बेसेंट जो थी वो अपने खर्चे पे गई थी। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? बताइएगा। जेट्रोफा, जावा घास, रोसा घास या गुग्गुल। देखिएगा, हम इसको बायोडीजल पौधा कहते हैं। ठीक है, ये बायोडीजल पारंपरिक समान मतलब एक वैकल्पिक ईंधन है जिसका उपयोग हम किस में कर सकते हैं? जैसे वनस्पति तेल, पशु तेल, अपशिष्ट खाना पकाने के तेल से किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल बायोडीजल मिशन शुरू किया गया था। कब? 2009 में। ये भी आप लोगों को याद रखिएगा। देखिएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा जेट्रोफा का पौधा। किसका? जेट्रोफा। अब जेट्रोफा को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं। जैसे एक तो हम लोग जानते हैं रतन ज्योत। किस नाम से जानते हैं? रतन ज्योत के नाम से जानते हैं। एक जेट्रोफा के नाम से भी जानते हैं और जेट्रोफा करकास इसके नाम से भी जानते हैं। जैव डीजल के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, दिसंबर 2009 में क्या शुरू किया गया था? नेशनल बायोडीजल मिशन। नेशनल बायोडीजल मिशन शुरू। ठीक है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नवा प्रश्न है हमारा कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? चंडीगढ़, नागपुर, पांडिचेरी या फिर हैदराबाद? बताइएगा। तो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। ठीक है, बताइएगा। चंडीगढ़ में, नागपुर में, पांडिचेरी में या फिर जो है हैदराबाद में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? पांडिचेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांडिचेरी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? वर्तमान में कुल 725। कितने हैं? 725 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी का क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? कौन सी नदी घाटी, बेसिन मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? कावेरी, महानदी, नर्मदा या ताप्ती? बताइएगा। किस नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। जो आप लोगों का कावेरी है, ठीक है, कावेरी का क्षेत्रफल जो है वो 81,155 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, महानदी जो है इसका है 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। आपका जो नर्मदा है इसका 98,796 वर्ग किलोमीटर है। और ताप्ती नदी जो है इसका कितना है? 65,145 वर्ग किलोमीटर है। अब आप लोग खुद ही बताइएगा किसका अधिक है? तो महानदी का अधिक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अच्छा, इसी महानदी के ऊपर कौन सा बांध है?
बताइएगा। महानदी के ऊपर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। कौन सा बेटा? हीराकुंड बांध है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन भ्रूण विज्ञान से संबंधित है? बताइएगा। बीरबल साहनी, केसी मेहता, पी माहेश्वरी या एम.एस. स्वामीनाथन। बताइएगा निम्न में से कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो कि भ्रूण विज्ञान से जुड़ा हुआ है? बताइएगा भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जो आपके बीरबल साहनी थे वो किससे संबंधित थे? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से। किससे संबंधित थे? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित थे। ठीक है। जो आपके केसी मेहता हैं ये पादप रोग विज्ञान से जुड़े हुए हैं। किससे? पादप रोग विज्ञान से जुड़े हैं। ठीक है। और पी महेश्वरी जी जो हैं वो भ्रूण विज्ञान से जुड़े हैं। किससे? भ्रूण विज्ञान से जुड़े हैं। और एम.एस. स्वामीनाथन किससे जुड़े हैं? हरित क्रांति से जुड़े हैं। ठीक है, किससे जुड़े हैं? हरित क्रांति। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और शायद पहले भारतीय यही थे जिनको रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 12वां प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? 2016, 2017, 2018, 2019। तो देखिएगा इसका उद्देश्य क्या था? वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगनी करना। तो भैया आप लोग बताओ, क्या कृषकों की आय दोगुनी हो गई? और क्या छोड़ दिया? साढ़ छुड़वा दिए। ठीक है, आय दोगुनी करना। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो होती है वो वर्ष 2017 में होती है। कब? वर्ष 2017 में। और नवंबर 2017 में जो है वो कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली के पुराने किले के अंदर बनी मस्जिद किला ए कोहना, ठीक है, का निर्माण किसने किया? तो अगर आपसे नॉर्मल पूछ लिया जाए कि किला ए कोहना मस्जिद कहाँ पर है, तो दिल्ली के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने? बताइएगा। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने निर्माण कराया था। क्यों? जब इसने हुमायूं को पराजित किया। किसने? शेर शाह सूरी ने जब हुमायूं को पराजित किया तो हुमायूं को पराजित करने के बाद में अपने स्वयं के निजी इस्तेमाल के लिए इस मस्जिद को बनवाया था। ठीक है, हुमायूं को पराजित करने के बाद। ठीक है, याद रखिएगा। किसने? शेर शाह सूरी ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है और शेर शाह सूरी मस्जिद कहाँ पर है, बताइएगा। शेर शाह सूरी मस्जिद, तो मकबरा कहाँ हो जाएगा? सासाराम। और सासाराम कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, और मस्जिद कहाँ पर है? शेर शाह सूरी मस्जिद कहाँ पर है? तो पटना के अंदर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है हमारा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मतलब सिडबी। ठीक है, तो सिडबी का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कहाँ पर है। इसकी स्थापना कब होती है? 2 अप्रैल 1990 को। कब होती है? 2 अप्रैल 1990 को। और इसका मुख्यालय जो है बेटा वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग।
चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें। तो 14वें प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 112, बताइएगा। तो देखिएगा, पहली तो बात, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है, मतलब बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और हमने संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया बेटा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। और संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है कहाँ पर है? अनुच्छेद 108 में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, 112 में क्या है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो देखिएगा, विटामिन जो होते हैं एक किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। किस में होते हैं? वसा में घुलनशील। और कुछ क्या होते हैं? जल में घुलनशील। ठीक है, तो जल में घुलनशील होते हैं विटामिन सी, और कौन सा होता है बताइएगा? और बी। ठीक है, ये दोनों होते हैं। और वसा में कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाए कि बी भी है ऑप्शन में और सी भी है, तो आप लोग हमेशा सी पर जाएंगे। ठीक है, किस पर जाएंगे? सी पर जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया, या विटामिन, तो किसके द्वारा? फंक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? फंक के द्वारा इस शब्द का निर्माण किया गया, इसकी खोज की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और देखिएगा, ये होते क्या हैं विटामिन? ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न है हमारा कि अज्ञात शवों के पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर तो आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न मेरा पढ़ाया हुआ भी है। ठीक है, जहाँ पर मैंने बताया था कि लौंग की खेती, भांग की खेती, इलायची की खेती, ये सब कहाँ पर? और अभी जहाँ पर बहुत अधिक बाढ़ आई है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करने के लिए किसने, भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। राजधानी बताइएगा। ठीक है, सारे प्रश्न बताइएगा आप लोग। तो सही आंसर तो सी ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है हमारा कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा। किसके द्वारा जीता गया है? तो देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 2016 में। कब शुरू की गई थी? वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कार्यान्वयन के लिए, ठीक है, किस राज्य को इस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा कि कर्नाटक को। किसको? कर्नाटक को सम्मानित किया गया है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। यहाँ के सीएम और राज्यपाल कौन है, ये भी बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। 19वां प्रश्न है हमारा कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या फ्रांस? बताइएगा। वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश जो है
वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा बेटा अमेरिका। कौन सा देश बना है? अमेरिका बना है। और कितना परसेंट? तो 7.65% बढ़ गया है। अब हमारा कितना हो गया है उनके साथ में व्यापारिक मतलब भागीदारी हमारी कितनी हो गई है? 128.55 बिलियन डॉलर की। ये आंकड़े याद रखिएगा, ये आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, वर्ष 2022 में। 2021 में जो था ये आंकड़ा कितना था? 119.5 बिलियन डॉलर था, याद रखिएगा। अच्छा, वर्ष 2023 में चीन के साथ जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे ना, उसमें कमी आई है, ठीक है, चीन के साथ एक्सपोर्ट करने में कमी आई है, याद रखिएगा। 28% घट गया है, ठीक है, एक्सपोर्ट करना हमारा, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है हमारा कि भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? पुणे, पटना, हैदराबाद या बेंगलोर? बताइएगा। ये भी प्रश्न जो है आप लोगों का कराया हुआ है, तो उम्मीद है कि आंसर आना चाहिए इसका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा कुछ हमारे वन-लाइनर प्रश्न है। देखिएगा कि बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ला पैरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा किया गया? और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले प्रश्न का तो सही आंसर क्या होना चाहिए? फ्रांस की नौसेना। किसकी? फ्रांस की नौसेना के द्वारा ला पैरोस का तीसरा संस्करण शुरू किया गया। और ये कहाँ पर किया जाता है? तो हिंद महासागर में। कहाँ पर? हिंद महासागर के क्षेत्र में, याद रखिएगा। मार्च 2023 में इसका आयोजन हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें ऑस्ट्रेलिया की नौसेना शामिल होती है, फ्रांस की होती है, जापान की होती है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की होती है, अमेरिका की उसकी ब्रिटेन की भी सेना इसमें शामिल होती है, और भारत की भी सेना शामिल होती है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार, किसकी? सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश कौन सा बना है? बताइएगा। तो सबसे पहले नंबर पर दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक जो देश है वो कौन सा है? तो पहले नंबर पे है बेटा भारत। कौन है? भारत। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो सऊदी अरब है। कौन सा है? सऊदी अरब है। आप लोग याद रखिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात कौन करता है? दूसरे देशों से कौन खरीदता है? तो भारत खरीदता है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है, बेचता कौन है, तो पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है रूस, और तीसरे नंबर पे है फ्रांस, और चौथे नंबर पे है चीन, और पाँचवें नंबर पे है जर्मनी, ठीक है, याद रखिएगा। फिलहाल आप इन दो नामों को याद रखिएगा। भारत जो है, भारत का दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में शुरू हुई? और किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता? चलिए तो द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों देशों में भारत कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पे है, ठीक है। अगर टॉप 50 में मतलब टॉप 50 प्रदूषित शहरों में, ठीक है, कितने भारतीय शहर शामिल हैं? 39। याद रखिएगा 39 भारतीय शहर शामिल हैं। अब बताओ 50 में से 39 केवल और केवल भारत के सबसे ज़्यादा कैसे हैं? प्रदूषित हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा
कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजन हुआ? तो देखिएगा ये 30वें नंबर की थी। कौन से नंबर की थी? 30वें नंबर की थी। और इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ? तो जनवरी 2023 में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। याद रखिएगा, कहाँ पर हुआ बेटा? अहमदाबाद में हुआ। याद रखिएगा आप लोग, किस शहर में इसका आयोजन हुआ? अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता? बताइएगा। तो सबको पता है किसने जीता। विजेता टीम कौन रही? अर्जेंटीना। कई बार बताए हैं आप लोगों को। उपविजेता कौन रहा है? जल्दी से बताइएगा। आयोजन कहाँ हुआ ये भी बताइएगा। आयोजन कहाँ पर हुआ है? ठीक है, तो उपविजेता कौन सी रही थी टीम? फ्रांस रही थी। आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। ठीक है, गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको दिया गया था? लियोनेल मेसी को दिया था। गोल्डन बूट का अवार्ड किसको दिया था? किलियन एम्बाप्पे को दिया गया था। बताए थे ना सही सारे प्रश्न आप लोगों को। ठीक है, 4-2 से पेनल्टी शूट आउट में हराया गया था। याद रखना आप लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आज के मात्र होमवर्क का प्रश्न आप लोगों से ये है कि मैंने एक प्रश्न पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कौन सी? कैनबरा है। वो किस प्रांत में स्थित है? ये प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी भैया वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। कल रात के 9 बजे सभी लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद।